नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना निर्देश। रात के 9 बजने वाले हैं और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। कोरोना रोकथाम के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस विधायकों, महापौर, जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों से आज चर्चा की। विधायकों ने कोरोना के आंकड़ों पर चिंता जताते हुए जल्द ही बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने की बात कही। बैठक में शामिल मंत्रियों ने भी अपने क्षेत्र की स्थिति सीएम को बताई। वहीं रायपुर, दुर्ग और भिलाई के महापौर ने शहर में कोरोना रोकथाम के लिए सुझाव भी दिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में जगह न होने की स्थिति में सभी जिलों के कांग्रेस कार्यालयों का उपयोग क्वारंटाइन के रूप में किया जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास टीका और कोरोना जांच और बेहतर इलाज पर है। उन्होंने कहा कि गांव में बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। इसके साथ ही लॉकडाउन में जरूरतमंदों के भोजन की व्यवस्था में कांग्रेस भी मदद करे। विधायकों ने कहा है कि वो अपने विधायक निधि से कोरोना रोकथाम पर खर्च करें। वहीं सीएम की अपील पर कांग्रेस के सभी विधायक, महापौर और पार्षद मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 माह का अपना वेतन देंगे। आज की प्रदेश कांग्रेस की बैठक में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि पीएम केयर फंड के नाम से देश से किस तरीके से धोखा हो रहा है। जो 69 वेंटिलेटर मिले हैं, उन 69 वेंटिलेटर में 58 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं। बैठक में सिलसिलेवार राज्य की स्थिति की मंत्रियों के द्वारा पहले जानकारी दी गई और उसके बाद जिन जिलों में स्थिति ज्यादा खराब है वहां के जनप्रतिनिधियों से और कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। इधर कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी का बड़ा आरोप सामने आया है। पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे, ये कहना शैलेश नितिन त्रिवेदी का। उन्होंने बताया कि 69 में से 58 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी फोन नहीं उठा रही है। वहीं वेंटिलेटर की क्वालिटी घटिया होने की बात भी उन्होंने कही। महंगी दरों पर इसे खरीदने जाने की बात भी उन्होंने कही है। बता दें कि पीएम केयर फंड का सरकार निजी फंड की तरह इस्तेमाल कर रही है, ये आरोप भी शैलेश नितिन त्रिवेदी ने लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा बयान उनका सामने आया है। कांग्रेस के नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी का ये बड़ा आरोप। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आंकड़े भी साझा किए हैं। 69 में से 58 वेंटिलेटर काम नहीं करने की उन्होंने बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली जो कंपनी है वो फोन भी नहीं उठा रही। वेंटिलेटर की क्वालिटी भी घटिया है। इसके साथ ही इन वेंटिलेटर्स को महंगी दरों पर खरीदा गया है। पीएम केयर फंड का सरकार निजी फंड की तरह इस्तेमाल कर रही है, ये आरोप भी साफ तौर पर उन्होंने लगाया। चलिए, तो ये आरोप शैलेश नितिन त्रिवेदी का पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स को लेकर। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों ही पार्टियों के नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से नेता नवीन मारखंडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को ही जय जोहार, नमस्कार और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत आईबीसी 24 पर। सबसे पहले नवीन जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस का सीधा आरोप है कि पीएम केयर फंड का सरकार निजी फंड की तरह इस्तेमाल कर रही है। साथ ही आंकड़े भी साझा उन्होंने किए हैं कि 69 में से 58 वेंटिलेटर तो काम ही नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ऐसा है कि ये अनर्गल आरोप और लगा रहे हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये जो वेंटिलेटर जो भेजे थे, साल भर पहले भेजे थे, जिसमें लगातार उसका उपयोग हो रहा है। दूसरा चीज है कि आरोप लगाने से पहले कांग्रेस ने अगर वो जितने वेंटिलेटर का खराब बताया जा रहा है उसकी प्रमाणित करके उनको अलग नहीं किया है, लेकिन अभी भी वो उपयोग में है। दूसरा चीज ये है कि पीएम केयर फंड का अगर वेंटिलेटर के लिए उपयोग हो रहा है, अगर कोविडशील्ड लगाने के लिए और अन्य व्यवस्था पीपीई किट वगैरह के लिए हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है। तीसरा चीज ये कहूंगा कि अगर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस, तो मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो फंड बनाया गया था उसका हिसाब क्या है। दूसरा चीज कि दारू पर सेस लगाकर 600 करोड़ रुपये से ऊपर का इन्होंने राजस्व वसूली किया है, उसको नवीन जी ये तो अलग मुद्दा हो जाएगा, ये अलग मुद्दा हो जाएगा, इस पर भी बातचीत हम जरूर करेंगे। लेकिन इस वक्त आपने जो कहा है उस पर अब मैं चंद्रशेखर शुक्ला जी की प्रतिक्रिया ले लूं। चंद्रशेखर जी, नवीन जी का कहना है कि कोई सत्यता नहीं है, जो शैलेश नितिन त्रिवेदी जी द्वारा बात कही गई है उसमें सत्यता नहीं है। साथ ही वो कह रहे हैं वेंटिलेटर का उपयोग तो किया जा रहा है। देखिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।
बिल्कुल। आज सुनील सोनी जी ने जो आरोप लगाया कल, उसके बाद वो सारे तथ्य अपने आप सामने आ गए। जो वेंटिलेटर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने पीएम केयर के पैसे से, क्योंकि नवीन मार्कंडे जी ने स्पष्ट कहा है कि पीएम केयर का क्यों हो रहा है दुरुपयोग की बात, मैं आपको बता दूं, ये जो पैसे भारत की जनता ने पीएम केयर में डाले थे, उस पैसे का दुरुपयोग करके ये गलत प्रकार की मशीनें खरीदी गई जो कि यूज में नहीं आ रही। और जिन कंपनियों ने सप्लाई की, एक प्राथमिकता बनती है, क्योंकि आप उपभोक्ता हैं, आप जानते हैं जब आप कोई फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं या एसी खरीदते हैं, तो उसकी कंपनी एक न्यूनतम अवधि में गारंटी वारंटी देती है, उसको सर्विस करती है। वेंटिलेटर अपने आप में जीवन रक्षक यंत्र है, तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है, जो उसने सप्लाई किया है उसका फर्ज बनता है कि वो उसका उपचार भी करे। लेकिन ये जैसे कि पता चल रहा है कि उन 59 में से 58 से ज्यादा जो वेंटिलेटर है, 58 से ज्यादा वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार अपने स्तर पर रिपेयरिंग करा रही है। जैसे कि आज बाबा साहब का स्टेटमेंट आया है, टीएस सिंहदेव साहब का, भूपेश बघेल जी साहब ने बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि वो मशीन काम नहीं कर रही है। बाद में स्पष्ट भी हो कि हमें अपने खर्चे से उनको बना के जैसे तैसे यूज में लाया है। तो एक प्रकार से ये राज्य सरकार से पैसा भी ले लिया और हमको घटिया चीज सप्लाई कर रहे हैं, और भारत की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता की जान से खेल रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है कि ऐसे समय में जो आपदा भी उन्होंने अवसर बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और पीएम केयर का जो दुरुपयोग किया है, ये गंभीर विषय है। लोगों का इलाज में होना चाहिए, और उसमें इलाज ना करके इस प्रकार की घटिया उपकरण सप्लाई कर लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो आज माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा, या आदरणीय शैलेश त्रिवेदी ने कहा, ये सत्य घटना है कि इन्होंने आपदा को अवसर बना लिया है। और बात जो ये इस पर मैं एक आखिरी प्रतिक्रिया नवीन जी से लूंगी। नवीन जी, आपदा में अवसर की बात इन्होंने कही, और ये कह रहे हैं कि जान से खेल रही है केंद्र सरकार। मैं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर शुक्ला जी ने स्पष्ट कहा है कि उस वेंटिलेटर का उपयोग किया जा रहा है। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि कैसे कैसे कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। सुनिए ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, प्रमाणित करके दे ना भाई कि वो इतने दिन से खराब है, इतने साल से खराब है। और दूसरी चीज है कि हम पीएम केयर फंड का कोई गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये मैं पूछूंगा कि ये जो शेष लगा रहा है, जो कोविड के उपयोग के लिए जो राशि शराब भट्टी में जो शेष लगाया है, वो पैसा कहाँ है? वो गोबर खरीदने में लगा रहे हैं और गौठान में दे रहे हैं। इस पर ये क्या है कि दुरुपयोग नहीं है क्या राशि का? और ये चंद्रशेखर शुक्ला जी कह रहे हैं और सर ऊंचा करके कह रहे हैं कि भाई आरोप लगा रहे हैं। और ये बताए ना भाई कि इसमें शराब भट्टी में जो शेष लगा है 600 से ऊपर का, 600 करोड़ रुपए से ऊपर का राशि है, उसका जो गोबर खरीदी और गौठान में जो उपयोग कर रहे हैं, वो कौन सा सदुपयोग कर रहे हैं, ये बताइए। चंद्रशेखर जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? गोबर खरीदने के बदले इस वक्त उन फंड का उपयोग, उन पैसों का उपयोग वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए किया जा सकता था? नवीन जी ऐसे कह रहे हैं। मानसिक संतुलन की खोने की पराकाष्ठा है ये। इसमें मैं क्या विषय बोलूं? स्पष्ट कहा है बाबा साहब ने कि जो मशीन सप्लाई किया गया है, उसको जैसे तैसे रिपेयर करके काम चला रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं उसको इस्तेमाल में आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे तैसे, एक तो इन्होंने जनता के पैसे का दुरुपयोग करके घटिया वेंटिलेटर खरीदा। प्रमाणित करो ना, क्या हमने दुरुपयोग किया है? क्या बात है? आरोप लगाया है तो प्रमाण की आवश्यकता यहाँ पर नवीन जी कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी, क्या इस पर क्या कहेंगे आप? कंपनी ने बेचे, वो कंपनी फ्रॉड है, वो कंपनी आपको रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, फोन नहीं उठा रही है, सर्विस दे रही है। इसका प्रमाण क्या होगा? नवीन जी, दलाली में आपको मुझे लगता है अगर आप अपनी बातें में तो ज्यादा नवीन जी, आप भी तो लाभान्वित नहीं हुए दलाली में। किलो गोबर खरीदी का घोटाला किए हैं और उसी पर आपने सौदागर है आप लोग नवीन जी के पैसे में। ये तो मौत का सौदा आप सदियों से खेल रहे हैं। कांग्रेस खेल रही है। नवीन जी, चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है कि वाकई में बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन अगर आप बात निकली है, आरोप लगे हैं, तो ये बात कितनी दूर तक जाती है? और अगर बात जनता की सेहत की है, जनता की जान की है, तो फिर किसी भी पार्टी द्वारा अगर कुछ गलत किया जा रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि जान से खेलने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
बढ़ेंगे आगे। लॉकडाउन लंबे समय तक के लिए लगाना संभव नहीं है। ये केवल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है। उम्मीद है कि एक आध हफ्ते में इसका असर नजर आएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये नया अनुभव होगा। ये बातें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कही। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी दिनचर्या में ये आदत डालनी होगी ताकि लॉकडाउन की स्थिति ना बने। अगर जागरूक करने के बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं करते तो स्थिति में सुधार नहीं हो सकता और यही कारण है कि कोरोना हमारे बीच रहने वाला है। ऐसे में लोगों को सचेत रहना होगा। लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आगे की स्थिति के आधार पर यह तय होगा कि लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं। दो विकल्प है कि अगर किसी भी स्थिति में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लॉकडाउन का कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा कि कुछ दिन और बढ़ा के देखें क्या कि लॉकडाउन का असर शायद 2-3 दिन बाद हो। लेकिन अगर कोई असर नहीं हुआ लॉकडाउन करने का भी, तब फिर लॉकडाउन और आगे लंबा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है कि असर ना होना चाहिए। सरगुजा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए जिले में की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सरगुजा में आईसीयू और मरीजों के लिए हो रही बेड की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने विधायक मद के 1 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को देने की घोषणा भी की। सरगुजा में आगामी समय में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी पर किए जाने वाले बेहतर प्रयास को लेकर टीएस सिंहदेव ने जिला प्रशासन की बैठक लेकर समीक्षा की। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बेड की आवश्यकता, पॉलिटेक्निक कॉलेज, साई हॉस्टल में शुरू किए गए कोविड सेंटर सहित कई विषय पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को जो कार्य प्राथमिक स्तर पर करना हो, वो चाहे आईसीयू हो, बेड की क्षमता बढ़ाना या फिर अन्य जो भी उपाय कर सकते हैं वो करेंगे। विधायक निधि से माननीय मंत्री जी ने आज कलेक्टर परिसर में बैठक में घोषणा किया है कि 1 करोड़ की राशि यहाँ पर हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें आईसीयू बेड बनाने के लिए 10 बेडेड नया 10 बेडेड अति आधुनिक आईसीयू बनाने के लिए दिया है और इसकी घोषणा की है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है। राज्य शासन ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नई दरें निर्धारित की हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अस्पताल संचालकों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की नई दरें निर्धारित करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आज संशोधित दरें जारी कर दी। तो आपको दरें भी बता रहे हैं। एनएबीएच मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में क्या दर होगी ये आप देखिए। प्रतिदिन 6,200 रुपए की मॉडरेट स्थिति में ये दर तय की गई है। इसमें सपोर्टिव केयर, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन, पीपीई किट का खर्च शामिल किया गया है। नई दरें निर्धारित की गई हैं और इन दरों को आज जारी किया गया है राज्य सरकार द्वारा। इसके साथ ही अगर गंभीर स्थिति में मरीज है तो एनएबीएच मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में इसकी दर के लिए रोजाना 12,000 रुपए देने होंगे। बगैर वेंटिलेटर के आईसीयू सुविधा इसमें शामिल की गई है इसी दर में। इसके साथ ही अगर अति गंभीर स्थिति किसी मरीज की है तो मरीज के इलाज के लिए 17,000 रुपए प्रतिदिन देना इस दर में किया गया है। वेंटिलेटर के साथ ही इसमें आईसीयू की सुविधा को भी शामिल किया गया है, तो इस दर में ये सुविधाएं भी शामिल रहेंगी। इसके साथ ही आपको भी बता दें कि एनएबीएच के गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में क्या दर है। 6,200 रुपए की दर मॉडरेट मरीज के लिए, गंभीर मरीज के लिए प्रतिदिन 10,000 रुपए की दर को राज्य शासन ने तय किया है। इसके साथ ही अगर मरीज की स्थिति अति गंभीर है तो 14,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दर तय की गई है। तो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में दरें क्या है। मॉडरेट मरीज, गंभीर मरीज और अति गंभीर मरीज के लिए ये दर भी तय कर दी गई है। इसके साथ ही इस दर में क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी वो भी हम आपको बता रहे हैं। निर्धारित दर में क्या क्या शामिल होगा, क्या सुविधाएं दी जाएंगी वो भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और दर्शकों से यही अपील कि आप जागरूक रहें। अब राज्य सरकार द्वारा दरों को निर्धारित कर दिया गया है तो आप इन दरों को लेकर जागरूक रहें और इससे ज्यादा अगर आपसे कोई भी निजी अस्पताल पैसे की डिमांड करता है तो आप उसकी कंप्लेन करें, बताएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के कब्जे से रिहा हुए कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास और उन्हें रिहा कराने वाली मध्यस्थ की टीम के सदस्यों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इन लोगों को शॉल और श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोबरा बटालियन के जवान को रिहा कराने के लिए मध्यस्थों की टीम ने संकट के समय में बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए बड़ी सहज रूप से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया और जवान को सकुशल रिहा कराने में सफल हुए। इस कार्य की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। वहीं टीम के सदस्यों ने एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व निभाया और साहस के साथ अपनी भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवान राकेश्वर सिंह मनहास की माताजी को उन्होंने मनहास की सकुशल वापसी का वचन दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे संतोष है कि सभी के सहयोग से ये वचन पूरा हुआ है। सीएम ने कहा कि मध्यस्थ टीम राकेश्वर सिंह मनहास को उनके घर तक सकुशल छोड़ने के लिए जम्मू भी जाएगी। ये ऐसी मध्यस्थता किए जिसमें न कोई तनाव था, न कोई शर्तें थी और बहुत ही सहज रूप से इस कार्य को अंजाम दिया गया। बहुत सूझबूझ के साथ सभी साथियों ने संयम के साथ, धैर्य के साथ जो काम किया उसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, बधाई देता हूँ। और तारकेश्वर जी को भी जो नई जिंदगी मिली है और उनकी माता जी से जो मैंने वचन दिया है उसे हमारे अधिकारियों और इन साथियों की वजह से हम पूरा कर पाए। जगदलपुर के चपका में गोपाल इंडस्ट्रीज के लिए प्रस्तावित स्पंज स्टील प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर जनसुनवाई में जमकर विवाद हुआ। नाराज ग्रामीण स्थानीय विधायक पर ही भड़क उठे। माहौल ऐसा बिगड़ा कि नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप को सुरक्षा घेरे में जनसुनवाई छोड़कर वहां से वापस लौटना पड़ा। भड़के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से घंटों की समझाइश के बाद यातायात यहां बहाल हो सका। जनसुनवाई में 12 से अधिक गांव के लोग जुटे हुए थे। गोपाल स्पंज आयरन स्टील प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में सुनवाई से जुड़ा हुआ था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें स्पंज आयरन स्टील प्लांट लगाना है और इसकी जानकारी नहीं थी। जनसुनवाई का बहिष्कार करते हुए ग्रामीण चंदन कश्यप का घेराव करने लगे। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी मौके को भांपते हुए सुरक्षा घेरे में तुरंत ही विधायक को जनसुनवाई से बाहर निकाला। गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण जमीन नहीं देने की बात पर अड़े रहे और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोरोना संक्रमण के दौरान धारा 144 लागू होने पर क्यों जनसुनवाई आयोजित की गई? इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्यों जमा किया गया? क्या कोरोना की आड़ में जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर जमीन अधिग्रहण की जल्दबाजी की जा रही थी? तो ये बड़ा सवाल कि एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के जद में प्रदेश है, ऐसे वक्त पर, ऐसे संक्रमण के वक्त पर आखिर जनसुनवाई क्यों की जा रही थी? ये पहला सवाल। इसके साथ ही एक और सवाल कि धारा 144 लागू होने के बावजूद जनसुनवाई आयोजित क्यों की गई? इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्यों जमा किया गया? और क्या कोरोना की आड़ में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई को पूरा करने की कोशिश की जा रही थी? इस बीच जमकर विवाद भी हुआ, ग्रामीणों में आक्रोश भी आया और ग्रामीणों ने इसे जाहिर भी किया गया। इस बीच विधायक की गाड़ी का घेराव ग्रामीणों ने किया और जब स्थिति को वहां के जवानों ने समझा तो उन्हें सुरक्षा घेरे में तत्काल वहां से रवाना किया गया। बता दें कि स्पंज स्टील प्लांट का विरोध कर रहे थे ग्रामीण, जिसके बाद उन्होंने हाईवे को भी जाम किया। जमीन अधिग्रहण को लेकर जन सुनवाई की जा रही थी, जिस बीच ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर उनके गाड़ी पर पथराव भी किया। एजीएम द्वारा और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके जरिए जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था। हम लोगों ने विरोध दर्ज करना चालू किया माइक पे, तो उन्हें लगा कि ये काफ़ी सारे ग्रामीण विरोध दर्ज करने आए हैं, समर्थन में कोई नहीं आया है, तो वो धीरे धीरे देखते हुए उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि इसे बंद किया जाए। ये आगे तक जारी रहेगा, हम इसका क्या पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट की तर्ज पर अब नक्सलियों का सफाया करने का प्लान बनाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की एक लिस्ट तैयार की है जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सक्रिय हैं।
IBC 24 को मिली जानकारी के मुताबिक जिन टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की लिस्ट तैयार की गई है, उनमें 10 बेहद खतरनाक महिला नक्सल कमांडर्स भी हैं। मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में हिडमा भी शामिल है, जिसने बीजापुर में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जो शामिल था, जिसमें 23 जवान शहीद हुए थे। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है। खुफिया एजेंसियों के आधार पर जो भी इनपुट मिलता है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुकमा में सक्रिय साउथ बस्तर के डिविजनल कमांडर रघु, PLGA बटालियन 1 के नागेश और श्रीधर को भी शामिल किया गया। वहीं इस लिस्ट में महिला नक्सली नागमणि, भीम, सुजाता, जयमती और रीना भी शामिल हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।